एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इटर्नल माइंड्स पे। दोस्तों, अपने जीवन में सूरज को हम हर रोज देखते हैं। कभी सोचा है कैसे ये करोड़ों वर्षों से जल रहा है और कब तक? पर धुआं कहाँ है और ये कब तक जलेगा? क्या आप जानते हैं जो रोशनी, जो धूप आपके चेहरे तक पहुंचती है, वो लाखों साल पहले एक स्टार के कोर में बनी थी। साइंस कहती है कि हम सब स्टार डस्ट हैं। हम इसे वैदिक साइंस के नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे। आज जो यूनिवर्स हम किसी भी तरह से देख सकते हैं वो बस 5% है, बाकी का 95% इनविजिबल है। हम आसान शब्दों में समझेंगे स्पेस में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। आज हम बात करेंगे एक बुक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, जिसे लिखा है नील डिग्रास ने। आज हम स्पेस के अंधेरे में कुछ रोशनी डालते हैं, एक ऐसा सफर जहां से हम आए हैं और आज जहां हम जा रहे हैं। इस सफर में हम देखेंगे साइंस के बहुत से अनसुलझे राज के बारे में। तो हो जाइए तैयार एक रोमांच से भरे सफर के लिए, और आइए इस सफर को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो हर सेकंड में 40 लाख एटम बॉम्ब्स जितनी एनर्जी यूनिवर्स में खुद को जलाकर छोड़ रहा होता है। और सबसे हैरत की बात, ये तारा 4.6 बिलियन ईयर्स से ऐसे ही जल रहा है और साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से ये लगभग और 5 बिलियन ईयर्स तक जलेगा। हम सूरज को हर रोज कुछ इस तरह से देखते हैं। आपने भी बचपन में कभी न कभी सोचा होगा, जब सूरज जल रहा है तो उसमें से धुआं क्यों नहीं निकलता? आइए इस सवाल का जवाब हम साइंस की मदद से सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब हम पृथ्वी पर कुछ जलाते हैं तो उसमें से आग और धुआं दोनों निकलता है, पर ये एक चेन रिएक्शन की वजह से होता है। ऑक्सीजन, फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में, और हीट, जब ये तीनों मिलते हैं तो आग और धुआं दोनों निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। पर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इन तीनों का सही मात्रा में एक जगह मौजूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। सूरज एक वैक्यूम में मौजूद है जहाँ किसी भी तरह की हवा या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। स्पेस बिल्कुल ही खाली है, फिर भी सूरज लगातार जलता रहता है। और इसका कारण है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हर सेकंड सूरज के कोर में हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं और मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस टकराव में जो मास लॉस्ट होता है वो प्योर एनर्जी में बदल जाता है, आइंस्टीन के E=mc² के थ्योरम के मुताबिक। इस प्रोसेस में एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े फोटोन्स जन्म लेते हैं, लेकिन ये फोटोन्स तुरंत अर्थ तक नहीं पहुंचते। इनकी यात्रा भी एक कहानी है। सूरज के कोर से सूरज के सरफेस तक सिर्फ 7 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर एक फोटोन को वहां पहुंचने में लग जाते हैं लाखों साल। फोटोन एक बचा हुआ रोशनी का बीज है, लेकिन उसके आसपास हर तरफ हाइड्रोजन, हीलियम के डेंस पार्टिकल होते हैं और हर सेकंड वो किसी न किसी से टकराता है और अपना रास्ता भूल जाता है। और इसीलिए ये 7 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसे लाखों साल लगते हैं। दोस्तों, पर मजे की बात यह है कि ये फोटोन जब एक बार सूरज की सतह पे पहुंच जाते हैं तो बस 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आपके चेहरे तक पहुंच जाते हैं, और इससे पूरी पृथ्वी पे जीवन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में कहीं भी स्मोक नहीं होता, क्योंकि ये कंबशन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूरज कोई मसाल नहीं, वो एक न्यूक्लियर पावर हाउस है जिसके बिना पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं। लेकिन कब तक? इस प्रश्न का 100% सही जवाब किसी के पास नहीं। तो आइए इसे मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न साइंस का मानना है कि सूरज की एज 4.6 बिलियन ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि ये इतने वर्षों से जल रहा है और इसकी पूरी उम्र तकरीबन 10 बिलियन ईयर्स है। और इस हिसाब से सूरज ने अपनी आधी उम्र पार कर ली है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से सूरज की पूरी उम्र 4.32 बिलियन ईयर्स है। सूरज की पूरी उम्र हम एक कल्प भी कह सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक साइंस के हिसाब से भी इस कल्प के सूरज ने अपनी आधी उम्र 1.96 बिलियन ईयर्स काट ली है। दोस्तों, इस कल्प का सूरज, मेरे ये कहने से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। आइए थोड़ी गहराई में उतरकर इसे समझते हैं। दोस्तों, 4 युगों के बारे में हम सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं।
इन सभी युगों को मिला के बनता है एक महायुग। अगर आप इन सभी युगों की टाइमलाइन को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4.32 मिलियन ईयर्स। तो एक महायुग जो कि 4 युगों से मिलकर बना होता है वो होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। और अगर आप 1000 महायुग को मिलाएंगे तो बनता है एक कल्प, जिसका टाइमलाइन होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। और उस एक कल्प को उस यूनिवर्स के ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। और यही होती है उस यूनिवर्स की एज, और उस यूनिवर्स के अंदर आने वाले हर तारे का, जिसमें कि सूरज भी आता है। तो इस हिसाब से एज पर वेदास अभी हमारे यूनिवर्स और सूरज के पास 2.36 बिलियन ईयर्स अभी भी बाकी हैं। और उसके बाद इस साइकिल को दोबारा शुरू करने के लिए होता है प्रलय, यानी कि टोटल रीसेट। और उसमें भी लगते हैं पूरे एक कल्प, जिसे ब्रह्मा का एक रात माना गया है। दोस्तों, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा उसमें से 2 चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। पहला, हमने ये बात कई बार की कि उस यूनिवर्स के ब्रह्मा मींस उस यूनिवर्स के क्रिएटर, और इससे मेरा मतलब था मल्टीवर्स। हर अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स के अपने अपने क्रिएटर्स, अपने अपने ब्रह्मा। ना केवल वैदिक साइंस बल्कि अब मॉडर्न साइंस भी इसे बस एक थ्योरी नहीं मानता। और दूसरा है टाइम। वैदिक साइंस इस बात को बहुत पहले से कहता आ रहा है कि टाइम एक साइक्लिक इवेंट है, पर मॉडर्न साइंस इसे लीनियर इवेंट मानता है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उनमें से एक है हमारा गैलेक्सी मिल्की वे। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, और उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसके अंदर हमारी धरती आती है। अब आप सोचिए, ऐसे कई सारे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जिसे कहते हैं मल्टीवर्स। क्या आपको हमारे यूनिवर्स का नाम पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब एक गहरा सवाल, क्या मॉडर्न साइंस मानता है, एक्सेप्ट करता है मल्टीवर्स को? जवाब है नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस इसे नकारता भी नहीं है। मॉडर्न साइंस को मल्टीवर्स का आइडिया आया कुछ सीरियस साइंटिफिक थ्योरी से, जैसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन, क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी। ये सजेस्ट करती हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, हो सकता है ऐसे और भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हों, अलग अलग लॉज, अलग अलग रियलिटीज, और शायद आपकी भी दूसरी वर्जन्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और ना ही कोई सॉलिड तरीका कि हम प्रूव कर सकें कि सच में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन शॉर्ट, मॉडर्न साइंस कहता है मल्टीवर्स इज ए पॉसिबिलिटी बट नॉट अ प्रूवन फैक्ट। फैसिनेटिंग है, लेकिन अभी इमेजिनेशंस और थ्योरी के लेवल पर। आपने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज जरूर देखी होंगी, ये उन्हीं थ्योरीज से इंस्पायर्ड थी। बात अगर यूनिवर्स और मल्टीवर्स की जा रही हो तो हम वेदास को नहीं भूल सकते। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले हिंदू धर्म और वैदिक स्क्रिप्चर्स में मौजूद था। वेद, उपनिषद और पुराण, खासकर विष्णु पुराण और भगवत पुराण में बताया गया है असंख्य ब्रह्मांड के बारे में। इस बात का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद ब्रह्मा विमोहन लीला के अंदर मिलता है। जब द्वापर में कृष्ण बाल रूप में थे तो एक बार ब्रह्मा ने कृष्ण को परखने की कोशिश की, और अंततः ब्रह्मा समझ जाते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा है। कृष्ण ब्रह्मा के अहंकार को दूर करते हैं और कई अन्य ब्रह्माओं से मिलवाते हैं। हर ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड का अधिपति होता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं, और हर ब्रह्मांड के लिए एक अलग ब्रह्मा होता है, और हर ब्रह्मांड का अपना क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन टाइम अलग अलग होता है। इसके अलावा ये स्क्रिप्चर्स हमें और दूसरे लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक। ये भी पैरेलल यूनिवर्स की ओर इशारा करते हैं, जो कि एक ही समय पे कोएग्जिस्ट शायद करते हों। और अब बात करते हैं टाइम यानी समय की। दोस्तों, मॉडर्न साइंस टाइम को लीनियर बताता रहा है, और हम भी टाइम को हमेशा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऑर्डर में महसूस करते हैं, जो कि एक लीनियर डायरेक्शन है। और हमारा ये एक्सपीरियंस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से भी मैच करता है। इस एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, पर शायद यहाँ पे हमारा व्यू काफी छोटा है। आइए इसे वेदास और स्क्रिप्चर्स की मदद से समझते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि 4 युग के एक कंप्लीट साइकिल को महायुग कहते हैं, यानी कि एक महायुग को भी हम लीनियर महसूस कर सकते हैं। पर एक कल्प यानी कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। इसका मतलब है कि ये साइकिल एक ही कल्प में कई बार रिपीट होता है।
इस साइकिल का एग्जैक्ट नंबर भी हमारे ग्रंथों में है। इसी समझने के लिए आपको और गहराई में उतरना होगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम इस बुक से काफी बाहर पहले ही आ चुके हैं। दोस्तों, वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से टाइम साइक्लिक है और मॉडर्न साइंस धीरे धीरे वहीं पहुंच रही है जो हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि टाइम लीनियर नहीं और यह यूनिवर्स अनंत चक्रों में बार बार जन्म लेता है और समाप्त होता है। मॉडर्न फिजिसिस्ट्स जैसे कि रॉजर पेनरोज, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत दिया। यहाँ वो मानते हैं कि यूनिवर्स बार बार बिग बैंग, एक्सपेंशन और फेड आउट के बाद दोबारा जन्म लेता है और उनके हिसाब से हर साइकिल को एयॉन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी अपने आखिरी वर्षों में ऐसे मॉडल्स एक्सप्लोर किए जो बिग बैंग से पहले भी टाइम के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। दोस्तों, टाइम के बारे में एक बात ऐसी है जिसके ऊपर मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस दोनों का नजरिया बिल्कुल मिलता है, और वो ये है कि टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मॉडर्न साइंस में इसे समझने के लिए हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी देख सकते हैं, जिसमें आइंस्टीन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए दो ट्विंस जॉन और मैरी। जॉन पृथ्वी पे रहता है और मैरी एक स्पेस ट्रैवल के लिए जाती है और उसकी स्पेसशिप की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर है। और मान लीजिए कि मैरी ने पृथ्वी के टाइम के अनुसार 40 साल स्पेस में बिताए। अब जब मैरी वापस लौटती है तो जॉन पृथ्वी पे बूढ़ा हो चुका था और मैरी की उम्र जस्ट 1 से 2 साल ही बड़े थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैरी के लिए टाइम बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि मैरी बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रही थी और मैरी के लिए टाइम यहाँ डायलेट हो गया। और ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें हमने देखा टाइम डायलेशन ड्यू टू स्पीड। वहीं आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसे हमने हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर में भी देखा। इस मूवी में एक स्पेस ट्रेवलर एक वाटर प्लैनेट पे जाता है जो कि ब्लैक होल के बेहद करीब था। पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पे टाइम बहुत ही स्लो चल रहा होता है। यहाँ के 1 घंटे पृथ्वी के 7 साल के बराबर होते हैं और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में हमें टाइम डायलेशन का जीवंत उदाहरण मिलता है। राजा मुचुकुंद, जो कि इक्ष्वाकु वंश के एक पराक्रमी योद्धा थे, देव असुर संग्राम में देवताओं के युद्ध में सहायता के लिए महाराज मुचुकुंद स्वर्गलोक गए, जहाँ उन्होंने कई साल युद्ध में बिताए। और जब स्वर्गलोक से लौटने का समय आया तो उन्होंने इंद्र से जाने की आज्ञा मांगी। और तब इंद्र ने दुखी होकर उनसे कहा कि देवलोक का समय पृथ्वी पर बिताए समय से अलग है। देवलोक में बिताए गए कुछ वर्ष पृथ्वी पर बिताए गए कई शताब्दियों के बराबर है। उनका पूरा परिवार, राजपाट कुछ भी नहीं बचा। पृथ्वी पे तब तक कई शताब्दियां समाप्त हो चुकी थीं। और दोस्तों, यहाँ टाइम डायलेशन बाय स्पीड और टाइम डायलेशन बाय ग्रेविटी हमें दोनों कॉन्सेप्ट दिखता है। और अब आप यहाँ ये तय करिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले कहाँ से आई। दोस्तों, अब आते हैं एक और जरूरी सवाल की ओर कि क्या हम स्टार डस्ट हैं? इसे समझने के लिए कुछ बेसिक्स का समझना जरूरी है। मॉडर्न बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कहती है कि हमारी बॉडी तकरीबन 60 एलिमेंट्स से बनी है और उसमें भी मेजरली 6 एलिमेंट्स का मेजर कंपोनेंट मिला है। और ये 6 एलिमेंट हैं ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1%। पर ये सब आया कहाँ से? साइंस कहती है जब एक बड़ा तारा मरने के करीब होता है तो उस तारे के अंदर एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। और उस ब्लास्ट में बनते हैं हैवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस और भी बहुत कुछ। और फिर ये सारे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। उसी कॉस्मिक राख के टुकड़े से बनते हैं बहुत सारे तारे, जिसमें कि आपकी धरती भी आती है। और उस धरती पे आप, मतलब मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप भी एक चलते फिरते तारों के टुकड़े हैं। और मॉडर्न साइंस की ये बात वैदिक साइंस के दृष्टिकोण से भी मेल खाती है। वैदिक साइंस हमें बताता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश यानी कि स्पेस। तो चाहे आप
मॉडर्न साइंस को मानो या वेदा को, दोनों एक ही बात कहते हैं, आप में भी वही प्रकाश छुपा है जो एक दिन किसी तारे के अंदर था। आप खुद एक जीवित ब्रह्मांड हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ अदृश्य शक्तियों के बारे में। हमारे अपने यूनिवर्स के अंदर 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं और उसमें से एक है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। जब आप रात को खुले आसमान में देखते हो, खुली आंखों से या किसी टेलीस्कोप के मदद से, यहाँ तक कि अभी तक के बड़े से बड़े साइंटिफिक टेलीस्कोप से भी आप जो देख पाते हो वो हमारे अपने यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बीच की दूरियां लगभग मिलियंस ऑफ लाइट ईयर हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आप एक एंड से दूसरे एंड क्रॉस करना चाहोगे तो इसकी दूरी तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स है। उसके बाद हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारे गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन गैलेक्सीज के बीच में क्या है? क्या ये भी वैक्यूम या खाली है? दोस्तों, नासा के डेटा के अनुसार ये खाली नहीं है। वहाँ होता है डार्क मैटर, कॉस्मिक रेज और मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरैक्शन। हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से जुड़ी है एक इनविजिबल वेब के जरिए, एक अदृश्य शक्ति, जैसे कोई अनजानी ताकत पूरे यूनिवर्स को बांधे रखी हो। दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने देखा कि गैलेक्सीज अपने साइज के हिसाब से ज्यादा तेजी से घूम रही हैं, तो समझ आया कुछ तो है जो इन्हें खींच रहा है, पर वो दिखाई नहीं देता। उसे ही नाम दिया गया डार्क मैटर। ये ना लाइट एब्जॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है, पर इसकी ग्रेविटी का असर हम महसूस कर सकते हैं। यूनिवर्स का 27% सिर्फ इसी डार्क मैटर से बना है। मतलब जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक टॉप लेयर है। दोस्तों, इससे आपको लग रहा होगा कि ग्रेविटी यूनिवर्स को धीरे धीरे खींच के समेट रही होगी, लेकिन हो रहा है ठीक इसका उल्टा। यूनिवर्स अभी भी तेजी से फैल रहा है। 1998 में कुछ साइंटिस्ट्स के टीम ने एक इनविजिबल फोर्स का पता लगाया जिसने यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज कर दिया है, और इसी नाम दिया गया डार्क एनर्जी। और आज के अनुसार 68% यूनिवर्स इसी से बना है। तो जहां हम समझ रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइट से बन रहा है, वहाँ सच ये है कि 95% यूनिवर्स दिखाई ही नहीं देता, और वहाँ कोई तो अदृश्य शक्ति है जिसे आज तक हमारा साइंस समझ नहीं पाया। हम सब सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जितना हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो हम देख नहीं सकते और शायद सोच भी नहीं सकते। साइंस उसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम देता है। आप उसे क्या नाम देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी होता है क्योंकि हम भी उसी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी बुक समरी के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इटर्नल माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगला सफर होगा और भी गहरा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगर किसी टॉपिक को और गहराई से आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।